चुनावी मौसम में पेश हो रहे बजट से शेयर बाजार को भी राहत की उम्मीद। बजट में कई राहत मिलने की आस में शेयर बाजार हुआ गुलजार। आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम के जरिए बीजेपी प्रत्याशी के लिए सीएम मांगेंगे वोट। पहली चुनावी वर्चुअल रैली में प्रधानमंत्री का सपा पर निशाना। कहा 5 साल पहले यूपी में बेटी घर से निकलने में घबराती थी, व्यापारी लूटते थे, पहले दंगाई सरेआम घूमते थे, लेकिन योगी सरकार बनने के बाद प्रदेश में व्यवस्थित हुई कानून व्यवस्था। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब। दिल्ली का एक्यूआई 321, नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 354। लगातार आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस वक्त आपको सीधे लेकर चलते हैं संसद भवन, जहां पर सीधी तस्वीरें आपको दिखाते होगी। बजट आज पेश होने वाला है और बजट से पहले बहुत से वर्ग को उम्मीदें हैं। फिलहाल बजट से पहले अगर बात की जाए, शेयर बाजार में भी उछाल देखने को मिला है। बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है। आगे आपको तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, लेकिन आज बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं, लेकिन शेयर बाजार 500 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स खुला है। यह अच्छी खबर शेयर बाजार को लेकर बजट से पहले आज आई है। निफ्टी में भी 300 अंकों से ज्यादा का उछाल आज देखने को मिला है। तो बजट से पहले शेयर बाजार में यह उछाल देखने को मिला है आज, क्योंकि आज बजट पेश होना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी, लेकिन बढ़त के साथ शेयर बाजार के लिए खुशी का दिन आज। बजट पेश होने से पहले ही 500 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स खुला है। चले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति से वित्त मंत्री ने मुलाकात की है। 10:15 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक भी होनी है। 11 बजे संसद में बजट पेश होगा। जी हां, आज बड़ा दिन है, बजट पेश होना है। सुबह 11 बजे का वक्त है। लोकसभा में बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री और संसद भवन फिलहाल बजट की जो कॉपी है वो पहुंच चुकी है। तो सुबह 11 बजे ये बजट पेश होगा और उससे पहले 10:15 बजे दरअसल एक बैठक। और आज इस बजट से अलग अलग वर्गों को बहुत सी उम्मीदें हैं। व्यापारियों को, महिलाओं को, मध्यम वर्ग को। फिलहाल संसद भवन बजट की जो कॉपी है वो पहुंच चुकी है। सुबह 11 बजे अब ये बजट पेश होगा। लगभग लगातार तैयारियां इसके लिए की जा रही हैं। राष्ट्रपति से वित्त मंत्री ने मुलाकात कर ली है। मुलाकात करने के लिए निकली थी, फिलहाल मुलाकात हो चुकी है। 10:15 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक भी होगी। तो 11 बजे संसद में आज देश का बजट पेश होगा, क्योंकि इस बार का बजट खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव भी हैं और इसीलिए देखना होगा कि क्या कुछ इस बजट में खास होता है उन राज्यों के लिए भी। तो संसद भवन बजट की जो कॉपी है वो पहुंची है और 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के बजट को पेश करेंगी और क्या कुछ खास होगा ये देखना होगा। 10:15 बजे फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जब कुछ ही देर में दरअसल एक बैठक भी होगी और 11 बजे बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। उससे पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इस वक्त की सीधी तस्वीरें हैं संसद भवन। कुछ ही देर में दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक भी शुरू होनी है। 10:15 बजे का वो टाइम रखा गया है। 11 बजे बजट पेश होगा। तो कुल मिलाकर अब ज्यादा समय नहीं बचा है और फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो संसद भवन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक
बैठक भी आज होनी है 10:15 के आसपास, और जब बजट पेश होगा सुबह 11 बजे का वक्त रखा गया है, जब वित्त मंत्री देश के इस बजट को पेश करेंगी। उम्मीद है इस बजट से बहुत से सेक्टर्स को है, बहुत से लोगों को है, व्यापारियों को है, महिलाओं को है कि कम से कम जो महंगाई है उस पर लगाम लगाई जा सके, कम किया जा सके, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा खाद्य पदार्थों में बढ़ोतरी के साथ साथ एक देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो दरअसल वो रोजगार का भी है, महंगाई का भी है, और खासतौर पर अर्थव्यवस्था उसको पटरी पर लाना ये भी सरकार के लिए बड़ा चुनौती है, क्योंकि कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था की जो हालत हुई है उसके बाद उसको किस तरह से रफ्तार देना है, पटरी पर लाना है, ये भी एक चुनौती सरकार के सामने है। और आज सुबह 11 बजे बजट पेश होगा। उससे पहले आपको बता दें कि ये तस्वीरें जब पहुंची हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन, और उसके बाद 10:15 बजे एक बैठक भी होगी और 11 बजे बजट पेश होना है। तमाम नेताओं को आप वहां पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि लगातार अब ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, क्योंकि संसद भवन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक भी होने वाली है, और उसके बाद पेश होगा देश का बजट सुबह 11 बजे। तो तस्वीर इस वक्त सीधे आप देख रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं संसद भवन, और 11 बजे का वक्त जब बजट पेश होगा, और कुछ ही देर में तकरीबन 10:15 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक भी होनी है। उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए। और आज की अगर इस बजट की हम बात करें तो अर्थव्यवस्था को लेकर क्या कुछ सरकार की तरफ से जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं और उसको कितनी रफ्तार मिलती है, मध्यम वर्ग ने जो उम्मीदें लगाई हैं वो कितनी पूरी होती हैं, रोजगार को लेकर जो युवा परेशान है उसको लेकर क्या कुछ फैसले होते हैं, और खास तौर पर हम ये देखें कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो महंगाई का है, और इसलिए आज बहुत से वर्ग, मध्यम वर्ग जो है वो उम्मीद ये लगा रहा है, हालांकि पूरा देश ये उम्मीद लगा रहा है कि कम से कम जो महंगाई है उसको किस तरह से काबू में किया जाए, क्योंकि आज इस बजट से इसलिए भी ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, और ये देखने वाली बात होगी कि उन राज्यों के लिए भी क्या कुछ खास होता है इस बजट में। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक भी होनी है, और वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं संसद भवन, और अब 11 बजे का वक्त है जब देश का बजट पेश होगा। टैक्स में क्या राहत मिलेगी ये देखना होगा, व्यापारियों के लिए क्या कुछ राहत की बात कही जा सकती है ये देखना होगा। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर हैं, और बाकी लोकसभा अध्यक्ष वहां पर हैं। फिलहाल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है संसद भवन, और कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक भी होनी है, और उसके बाद देश का जो बजट है वो पेश होगा। कैसा ये बजट रहेगा, क्योंकि संतुलित बजट ये माना जा रहा है, कुल मिलाकर हर वर्ग के लिए, हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा ऐसा माना जा रहा है, लेकिन बजट पेश होने के बाद भी निराशा बहुत से वर्गों में होती है कि उनके लिए सरकार ने इस बजट में क्या दिया। आम जनता दरअसल ये चाहती है कि महंगाई कम हो, सबसे बड़ा मुद्दा पूरे देश में इस वक्त यही है, और खास तौर पर रोजगार के नए सृजन हो, अर्थव्यवस्था पटरी पर आए, यह सरकार कोशिश लगातार कर ही रही है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि संसद भवन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं, तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई, और कुछ ही देर में अब जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो शुरू होगी। तमाम नेताओं का पहुंचने का सिलसिला भी वहां पर शुरू हो गया है। थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तमाम नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है, और धीरे धीरे अब ये कारवां शुरू होता हुआ अब वक्त सुबह 11 बजे का जब बजट पेश होगा। तो तस्वीर फिलहाल आपको हम सीधी दिखा रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं, और अब एक बैठक होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं।
तो आज के इस बजट से पूरे देश को वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलता है इस बजट से और कितनी राहत मिलती है, ये आज सबकी निगाहें इस बजट पे हैं। और अलग अलग सेक्टर्स को भी बहुत सी उम्मीदें इस बजट से है कि क्या उनके लिए राहत सरकार की तरफ से ऐलान किए जाते हैं राहत के। फिलहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी और उसके बाद सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री की तरफ से। फिलहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। तो चलिए, बजट कैसे होगा, ये तो बजट जब पेश होगा उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है कि क्या उम्मीदें जनता को हैं खासतौर पर, और क्या ये उम्मीदों पर बजट खरा उतर पाएगा। चलिए, कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इस चर्चा को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। अक्षांश पंडित जी हैं, किसान नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीकेयू के। बहुत बहुत स्वागत है अक्षांश जी आपका। एसएन सिंह जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। राजेंद्र सिंह बिष्ट जी हैं, आर्थिक सलाहकार हैं। इसके अलावा अरविंद विद्रोही जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं इस चर्चा में। सबसे पहले अक्षांश पंडित जी, आप ही से मैं समझना चाहता हूं, मुद्दा किसानों का पिछले 1.5 साल से पूरे देश में रहा है। क्या उम्मीद देश का किसान इस बजट से लगा रहा है? पहला कमेंट आपका चाहता हूं मैं, अक्षांश जी। चलिए, एसएन सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, अक्षांश जी, आपको मिल रही मेरी आवाज? हाँ, प्रॉपर आवाज आ रही है आपकी। ठीक ठीक सर, चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। सर, सभी खास मेहमान जुड़े हैं मेरे साथ। अक्षांश जी, आप ही से मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं। मेरा सवाल ये था कि बजट पेश होने वाला है, सुबह 11 बजे का वक्त है, बजट पेश होगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या किस सेक्टर को क्या उम्मीदें थी, कितनी उम्मीदें पूरी होती है। मैं किसानों के पक्ष की अगर आपसे बात समझना चाहूं, क्योंकि किसान पिछले कई दिनों से कई सारी समस्याओं को लेकर परेशान रहा है और देश में एक बड़ा मुद्दा रहा है, चुनावी मुद्दा भी किसान इस बार है। तो किसानों को क्या उम्मीदें हैं अक्षांश जी, इस बार क्या चाहते हैं सरकार से आप? के लिए तो खास हो सकता है, लेकिन जो इस बार का बजट है जी, हम लोगों के लिए विशेषता बहुत खास है। उसका कारण ये है कि हम लोगों को बताया गया था कि 2022 में किसानों की जो आय है वो दोगुनी होने वाली है जी, और हम इसको, उस दुगनी आय वाले बजट को आज इस विशेष दिन के तौर पे मनाएंगे और हम देखना चाहते हैं कि आय से संबंधित आज इस बजट में हमारे लिए क्या व्यवस्था की गई है जी। दूसरी चीज, जो भारत सरकार के द्वारा और खासकर देश के कृषि मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार किसानों को बताया जा रहा था कि हमारे द्वारा विभिन्न जो किसानों के हितैषी, किसान हितैषी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, देखने की आवश्यकता है कि उन योजनाओं की इम्प्रूवमेंट्स में कितना क्या इम्प्रूवमेंट्स उनको महसूस हुआ और क्या इस बार वो किसानों के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए वो कौन कौन सी विशेष योजनाओं का नया शिलान्यास, नई पटकथा लिखने जा रहे हैं। दूसरी बात जी, आज की जो सार्वभौमिक, आज की अगर हम 1 वर्ष पहले चले जाते हैं, जिन विभिन्न मुद्दों को लेकर के आंदोलन या विभिन्न बिंदुओं को लेकर के लगातार 1 वर्ष लड़ाइयां विभिन्न माध्यमों से, सत्याग्रह आंदोलन, रेल रोको आंदोलन और रोड रोको आंदोलन, जितने भी प्रकार के मामलों को लगातार जब 1 वर्ष किसानों ने अपने मुद्दों को लेकर के वहां दिल्ली की सीमाओं को घेराव करके बैठा था, उन सभी विषयों को, जिन चीजों को लेकर के आंदोलन समाप्त करवाया गया था, तो आज इस बजट में उन सब चीजों को देखने की, आज भारत का किसान इस बजट को बहुत आशापूर्ण नजरिए से देख रहा है कि आज जो जो बातें उस समय कही गई थी, उस पटकथा की सत्यता का दिवस है, जो आपके द्वारा हम लोगों को एक महत्वपूर्ण आश्वासन दे करके बताया गया था कि आपके द्वारा सरकार, मतलब आपसे, मेरा अर्थ सरकार से है कि आपके द्वारा मुझको बताया गया था कि आपको बजट, मतलब हम किन किन विशेष चीजों से
अलंकृत करने जा रहे हैं, आज उस अलंकरण का दिवस है। आज का दिन किसान के लिए जिस प्रकार से देश का जन्म दिवस के तौर पर अगर हम माने तो आज ये जीरोदास दिवस के तौर पर भी मनाया जा सकता है। एस.एन. सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हैं प्रवक्ता। एस.एन. साहब, आपने सुना होगा अक्षांश जी को, किसानों की आय दोगुनी की उन्होंने बात कही और कहा कि किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस न करे इस बार बजट के बाद। बहुत उम्मीदें लगा के बैठा है वो। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिला दूं कि यह बजट बहुत ही समावेशी होगा और विकासोन्मुख बजट होगा। सभी का इसमें ध्यान दिया जाएगा, खास करके किसानों का ध्यान रखा जाएगा, जो मध्यम वर्ग है उनका ध्यान दिया जाएगा, जो सैलरी पेड लोग हैं उनका ध्यान दिया जाएगा और व्यवसायी उनका ध्यान दिया जाएगा। रही बात किसानों की, तो आप देखे होंगे पिछला जो बजट था उसमें भी किसानों के लिए तमाम ऐसी योजनाएं ले आई गई थी जिस आज सबसे बड़ी बात ये है शंकर जी कि जो कल आर्थिक सर्वे का जो रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक हमको बहुत ही खुशी हुई, पूरे देश को खुशी हुई। और आज देखे होंगे बाजार गर्म है, सेंसेक्स बढ़ रहे हैं कि 2021-22 में भारत की जीडीपी रेट, जो ग्रोथ रेट है वो 9.2% हो गई है और यही 22-23 में अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 8.5% रहने की उम्मीद है। पूरी दुनिया कोरोना जैसे महामारी से गुजर रही है, उसके बावजूद अगर भारत इस रेशियो से बढ़ रहा है, आज जो है हम पूरे विश्व में छठी ऐसी अर्थव्यवस्था हो गए हैं और ग्रोथ रेट पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत का रहा है। जो ब्रिटेन का, जो अमेरिका का, जो जर्मनी का, जापान का, चाइना का ग्रोथ रेट है उससे बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट जो है विकासशील देश भारत का है। तो ये खुशी का विषय है और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें एक बार भरोसा दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह और जनता के हित के लिए कार्य करने वाली सरकार है। जो भी योजनाएं लेके आएगी आप देखेंगे वो सर्वांगीण विकास के लिए होगा। चलिए, राजेंद्र सिंह बिष्ट जी मेरे साथ जुड़े, आर्थिक सलाहकार हैं, वो बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। क्या राजेंद्र जी आपको लग रहा है क्या चीजें होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स के लोग अलग अलग उम्मीदें इस बजट से लगा रहे हैं और 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, इसीलिए ये मानकर चला जा रहा है कि इस बार का जो बजट है उसमें कुछ खास चीजें ऐलान की जा सकती हैं सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से। आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि होना चाहिए इस बजट में? शंकर दत्त जी, अगर आप जो 2021-22 का जो बजट था और जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो हम लोग, हमारा जो मैक्रो है इंडियन इकोनॉमी का वो वेल प्लेस्ड है। अगर आप और आंकड़े देखें जो डिफरेंट सेक्टर है उन लोगों ने कैसे परफॉर्म किया है, तो हम जैसे एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर ने बहुत अच्छी ग्रोथ दी है, 3.9% की 21-22 में ग्रोथ दी है। सर्विस सेक्टर करीबन 8.2% ग्रो किया है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो 11.8% की ग्रोथ रही है। अगर हम टोटल जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी का जो अनुमान था उसके आसपास 9.2% पे हम ग्रो करे हैं और आने वाले समय पे जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं वो करीबन 8 से 8.5% जीडीपी रहेगी अगले साल 22-23 में। तो इन सब बातों को अगर हम ये देखते हैं तो हम जो भी जिस तरह से 2 पेंडेमिक हुए हैं हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड ओवर में, तो हिंदुस्तान के ऊपर जो इम्पैक्ट आया था इकोनॉमी के ऊपर वो टोटल जो है क्या कहते हैं, एक तरफ से उससे हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी उससे बाहर आ रही है। और मुझे जो लगता है जो आने वाला जो बजट है जो आज एक सेकंड राजेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहता हूं, थोड़ा एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। संसद भवन प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि फिलहाल केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। ये बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। बैठक में बजट पर मोहर लगेगी और उसके बाद सुबह 11 बजे बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगे। फिलहाल संसद भवन प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और उससे पहले हमने आपको तस्वीरें लगातार दिखाई थी क्योंकि उससे पहले लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि गृह मंत्री अमित शाह के अलावा तमाम जो लोग हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं और अब
11 बजे बजट पेश होगा। उससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की ये बैठक, जिसमें फिलहाल जो खबर आ रही वो ये कि संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल ये केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। चले एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजेंद्र सिंह बिष्ट जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे। राजेंद्र जी, अपनी बात को पूरी करें सर प्लीज। जहां तक बात है कि जो आने वाला बजट है उसमें हमें वो देखने हैं, वो एरियाज देखने हैं जहां पे हम परफॉर्म बहुत अच्छा नहीं कर पाए। जैसे फॉर हम कंजप्शन की बात करते हैं, आज भी जो प्राइवेट कंजप्शन है वो बहुत लोअर साइड में है, वो बड़े नहीं है। तो जहां तक हम ये देखते हैं कि टैक्स में थोड़ा सा रिफॉर्म हो, लोगों के पास ज्यादा पैसा आए, और लोगों के पास अगर ज्यादा पैसा आता है तो ज्यादा वो खर्च करें। तो किस तरह अगर जो है वो खर्च ज्यादा करेंगे तो इकोनॉमी में और तेजी आने की उम्मीद है। दूसरी बात जो है, जो गवर्नमेंट ने अगर बहुत अच्छे फ्रंट में किसी ने काम किया है वो टैक्स में कलेक्शन में बात करिए। अगर आप आज ही डाटा देखें जनवरी का, तो जीएसटी जो है 1.38 लाख करोड़ का जो है जीएसटी डाटा है, और जो भी जो है आपका जो है डायरेक्ट टैक्स है वो भी बढ़े हैं। तो अगर ये टैक्स के उस पर अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे जो है कलेक्शंस करे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जहां तक जो प्रॉब्लम है वो कंजप्शन सेक्टर को लेकर है। लोगों को ज्यादा पैसा देना होगा, टैक्स में लोगों को रिलीफ देनी होगी जिससे लोग ज्यादा खर्च कर सकें, और नेचुरली उसके अलावा महंगाई के ऊपर जो बात है और फिजिकल डेफिसिट के ऊपर जो है हमें काम करना होगा। अगर हम उसको कंट्रोल में रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। चलिए, मैं लौटूंगा राजेंद्र जी आपके पास। अरविंद विद्रोही जी को भी जोड़ लेते हैं चर्चा में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी, आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि आप अलग अलग सेक्टर्स के जो लोग हैं उनको इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें इस बार हैं। आपके हिसाब से किस तरह का ये बजट होने वाला है और क्या कुछ चीजें होनी चाहिए जो कि आम जनता को राहत दे, सभी के लिए सहूलियत हो? देखिए, बजट में होने क्या जा रहा है ये दूसरी चीज है। और आपका एक शंकर जी बहुत अच्छा सवाल रहा कि मैं क्या चाहता हूँ जी। देखिए, मैं बजट को समझता हूँ जो कि बजट होता क्या है, चाहे हमारे घर का हो। अगर हम पूरे भारत को एक परिवार मानते हैं तो भारत का एक बजट है जी। और हम अपने घर के बजट को या देश के बजट को कैसे चलाएंगे। हमारे पास जो इनकम आएगी हम उससे दो काम करेंगे। एक तो हम अपने घर में खाना बनाएंगे जी। और दूसरा हम अपने घर के विकास के लिए, और विकास में क्या आएगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, हमारी पढ़ाई आएगी, हमारी मोरलिटी का विकास आएगा जी। उसी तरह देश को समझना चाहिए। इसको बहुत अच्छी तरीके से आर्थिक विश्लेषक बता सकते हैं, राजेंद्र सिंह। अभी आयकर का नाम हुआ कि आयकर की सीमा बढ़ाई जाए, टैक्स से सब लोग खर्च कर सकेंगे जी। क्या ऐसा समय नहीं आ गया है कि हम आयकर को ही खत्म कर दें? हम जाता हूं तो मैं अनाज की वाजिब कीमत चाहता हूं। तो जो अन्नदाता कहा जाता है और किसान नेता, किसान संगठन कहते हैं हम अन्नदाता है, माफ करिए, अन्नदाता से अन्न प्रदाता बनिए। हम फूड प्रोवाइडर हैं और हमारी जो श्रम का मूल्य है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट मूवमेंट के हस्ताक्षर वरिष्ठ पत्रकार थे, श्रम का मूल्य हमें दीजिए। उनका कॉन्सेप्ट था कि हमारा जितना लागत आ रहा है उसका 2.5 गुना मूल्य मिले, 2 गुना मूल्य मिले, तय हो। अब लागत कम नहीं करेंगे, लागत बढ़ाते रहेंगे, मशीनीकरण करते रहेंगे तो खर्च, फिर आपको आमदनी बढ़ाने के लिए सरकारों के हाथ पर जोड़ने पड़ेंगे। तो किसानों को चाहिए कि मांग करें कि हमको उद्योग से जोड़िए। छोटी जोत के किसानों को वो लाभ मिले जो सूक्ष्म उद्योगों को मिलता है, लघु को मिलता है, और जो बड़े किसान हो उनको बड़े उद्योग कॉर्पोरेट का फार्मा मिले, कॉर्पोरेटिव खेती का, और जो कंपनी खेती है जी। अगर कुछ किसान मिलकर करना चाहे वो, उसमें से तमाम बातें 3 किसी कानून में थी जो सरकार किसानों को समझा नहीं पाई, या किसान समझ नहीं पाए, या समझना नहीं चाहे, वो अलग विषय है जी। तीसरी बात आती है कि जब तक हमको हमारी जो मानव श्रम है, हमारा 135 करोड़ देशों की में किसान हो, नौजवान हो, स्त्री हो,
इनके हाथ को काम मिले। इसका दो कॉन्सेप्ट आजाद भारत में था। एक तो चरखा था, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, बापू का, हमारे राष्ट्रपिता का, कि हर हाथ काम करे, हर हाथ। दूसरा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का फावड़ा, कि हम मेहनत करें। जब हम चरखे की बात करते हैं तो घर में स्वावलंबन से हम जोड़ते हैं, मतलब कुटीर उद्योग, लघु कुटीर उद्योग जो कॉन्सेप्ट में आया। और जब फावड़ा की बात करते हैं तो होता है कि हम मेहनत करें जी। हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति में केवल बाबू बनने के चक्कर में क्यों हैं? एमएसएमई से जो छोटे उद्योग हमको मिल रहे हैं, किसान केवल किसान अनाज उत्पादक नहीं होता है, पशुपालन भी हमारे पास है। हम अपने कृषि उद्योगों को कन्वर्ट करके बेच के पैकेजिंग में हमारे नौजवानों को, जो कृषि परिवार के, उनको आना चाहिए। केवल नौकरी चाहे सरकारी हो तो प्राइवेट, उसके पीछे बड़े बड़े इंजीनियरिंग किए लड़के टेक्निकली खेती कर रहे हैं। बिल्कुल, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। तो रिफॉर्म की जरूरत गवर्नमेंट को अगर केंद्रीय बजट में है तो हमको अपने जीवन में रिफॉर्म करना है, दो करना है। हमको अपने खर्चों में कटौती करनी है व्यक्तिगत, और यही उम्मीद हम सरकार से करते हैं कि सरकार अपने मंत्रियों के, अपने अधिकारियों के, प्रधानमंत्री अपने खर्चों में कटौती करें। हम भी परिवार में करेंगे। और दूसरा, हमको सुरक्षा दीजिए। हमें स्वास्थ्य की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा चाहिए बजट में। ठीक, हम महंगाई झेल लेंगे, लेकिन हम स्वास्थ्य की जो समस्या खड़ी है, वैश्विक महामारी, इसके लिए स्वास्थ्य के बिल्कुल अरविंद जी, ये देखते हैं कि क्या होता है। 11 बजे हम चर्चा भी करेंगे इसको लेकर। आपने बहुत अच्छा आकलन किया। मैं इस सवाल के जवाब में राजेंद्र सिंह के पास जाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना पड़ा सर। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं आप सभी मेहमान, मेरे साथ बने रहेगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्रेमाफिन दे 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, जेंटल, इफेक्टिव और इसकी आदत बिल्कुल नहीं। इसका फॉर्मूला दे नॉन हैबिट फॉर्मिंग, जेंटल और इफेक्टिव 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। अब उपलब्ध टेस्टी मिंट और मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर्स में। तो चलिए चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। बजट 11 बजे पेश होगा, उससे कितनी उम्मीदें किस वर्ग को है और कितनी पूरी होती हैं, यह तो देखना होगा। बजट पेश होगा, उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा विश्लेषण करना बहुत जरूरी है कि क्या कुछ चीजें हो सकती हैं और क्या होनी चाहिए। मेरे साथ लगातार एक बड़ा मेहमानों का पैनल बना हुआ है। राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, मैं आपके पास आता हूं। अरविंद विद्रोही जी ने बहुत अच्छी बात की ब्रेक पर जाने से पहले, और उन्होंने 3-4 बातें कही। पॉइंट्स में थोड़ा सा आपको बता दूं, उसके बाद इसी पर मैं आपका कमेंट चाहता हूं। एक चीज उन्होंने कही कि आयकर को खत्म कर दें। दूसरा, उन्होंने कहा किसानी को लेकर, किसानों को लेकर बड़े उद्योगों से जोड़ना पड़ेगा हमको, तभी हम उस सेक्टर में ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज उन्होंने कही कि हर हाथ में काम हो। यह संभव कैसे होगा सर? थोड़ा सा मैं इस पर आपसे विस्तार से समझना चाहता हूं। चौथी जो बात थी वो एमएसएमई सेक्टर्स को लेकर थी। इन चारों पर मैं आपका कमेंट चाहता हूं कि किस तरह से ये चीजें संभव हो पाएंगी, क्योंकि कहते तो हम हर बार है, लेकिन क्या हम उस तरह से उस सेक्टर्स के बारे में, उन लोगों के बारे में सोच पाते हैं? राजेंद्र जी, रिफॉर्म की तो रिफॉर्म, सबसे बड़ा जो रिफॉर्म है वो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में करना होगा। और इसकी जो है क्या शुरुआत जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने करी भी थी, लेकिन हो सकता है कि उस बात को किस तरह से जो है आगे किसान नेताओं के सामने रख नहीं पाए, जिसके वजह से जो है आज जो है फिर हम लोग उसी लेवल पे पहुंच गए। जहां तक बात है, हर बीजेपी ने ये बोला था कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे, लेकिन जिस तरह से रिफॉर्म होने चाहिए वो रिफॉर्म नहीं हुए। एग्रीकल्चर के अलावा जो रिफॉर्म है वो रेवेन्यू सेक्टर में रिफॉर्म है,
और जो आप लेबर रिफॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आदमी जो लेबर करता है उसको मिनिमम वेजेस कितनी होनी चाहिए, उसके जो है स्वास्थ्य के लिए जो है, उसके हेल्थ के लिए क्या होना चाहिए, उसकी इंश्योरेंस सिक्योरिटी क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें जो है उस सेक्टर में लेबर रिफॉर्म में आती हैं। दूसरी चीज जो है क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आपका प्रोडक्शन है उसकी ग्रेडिंग हो और ग्रेडिंग के हिसाब से उस माल का उसका जो है कितना दाम मिलना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए, और उसमें किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में किस तरह से बात कर सकते हैं, वो किसान जिनके पास हमारे पास मार्जिनल जो फार्मर्स हैं उनको हम किस तरह से मदद कर सकते हैं तो जिससे जो है उनका प्रोडक्शन बढ़े, दूसरी चीज उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़े और वो जो है कम्पीट कर सकें और जो है कृषि जो उत्पाद है उनसे कम्पीट कर सके जिससे उनको सही जो है रेट मिले। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हमें करनी होगी, लेकिन वो किसी न किसी से ये जो प्रोसेस जो है पिछले 1 साल में डिरेल हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक बात है, अभी विद्रोही जी ने बहुत अच्छी बात ये कही है कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को एक जो है इंडस्ट्री के अंडर में लाना चाहिए, इसको प्रॉपर एक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो काश्तकार या जो भी कृषक हैं अगर वो जो है हाई बहुत ज्यादा जो है उनकी इनकम है तो उनको भी टैक्स लगना चाहिए, तो जिससे जो टैक्स का जो हिस्सा है हम उन मार्जिनल फार्मर्स को दे सकते हैं और उसके बीच में एक जो है एक कोऑर्डिनेशन समन्वय बना के किसी तरह से हम लेबर और एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म कर सकते हैं। जहां तक बात यह है कि अगर आप ये देखिए एमएसएमई जो सेक्टर की बात हुई है, एसएमई सेक्टर की बात हुई है, वो बहुत बड़ा एक ऐसा सेक्टर है कि जो छोटे छोटे उद्योगों से चलता है और उन उद्योगों से जो है हमें बहुत सारे जो है बेरोजगारी को निजात मिलती है और रोजगार मिलता है, साथ में वो जो है एक इकोनॉमी को बूस्ट देते हैं। तो उस एमएसएमई सेक्टर में और एसएमई सेक्टर पे बहुत सारा हमें काम करना है। अभी पिछली बार जबकि पेंडेमिक हुआ तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे उनको रिलैक्सेशन दिए, उनके लिए जो है फंड बनाया और गवर्नमेंट ने उनको पैसा दिया कि वो अपने आप को किसी तरीके से खत्म होकर बचाएं और वो अपना एक इकोनॉमी को बढ़ाएं। उसमें कुछ फर्क भी आया। अभी गवर्नमेंट ने 2-3 बड़े अच्छे रिफॉर्म करे हैं, जैसे हम बात करते हैं पीएलआई की, प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव्स, उसमें बहुत ज्यादा, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं उसमें बहुत सारे जो है इंसेंटिव्स दिए गए और टेक्सटाइल सेक्टर एक रिवाइवल के जो है आज पे आ गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर से उसको जोड़ के देखें, जो कपास है और जो कपास के ऊपर भी जो है क्या कहते हैं डिफरेंट, उस पर भी हमें इंसेंटिव देना चाहिए जिससे जो है फार्मर उसको ग्रो करे और वो कपास को एक्सपोर्ट भी करे। हम करते हैं लेकिन उसको ज्यादा एक्सपोर्ट करें तो हमारे जो है किसानों को जो है हमें आय मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, जैसे हम ये बात करते हैं कि रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है रूरल एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, वो ये हो सकता है कि हम एसएमई और एमएसएमई सेक्टर को जो है रूरल में बढ़ाएं। एग्रीकल्चर को अगर हम रिफॉर्म करते हैं तो रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। जहां तक बात यह है कि हम अगर वहां पे रूरल में अगर इनकम ज्यादा होती है तो कंजम्पशन, रूरल कंजम्पशन बढ़ेगा जिससे हमारी इकोनॉमी को एक इम्पीटस मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें जो हमें बेसिक लेवल पे सोचनी पड़ेगी और वहां रिफॉर्म हमें करना होगा। ठीक है। एसएन सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं। 2 चीजें राजेंद्र जी ने कही, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही। एक तो उन्होंने कहा कि जो रिफॉर्म होने चाहिए थे दरअसल वो हुए नहीं, और एक जो सवाल ये किसान भी पूछ रहा है कि 2022 में किसानों की आय क्या दुगनी होगी? सिंह साहब, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और बता भी रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र में जो सरकार है उसने किसानों के रिफॉर्म के लिए जो योजना ले आई थी, चाहे वो समझा पाने में असफल रही हो, जो भी हो, उस पर क्या चर्चा किया जाए, उसमें तमाम ऐसी बात थी जिसके कारण से किसान जो है अपने आय को बढ़ा सकते थे और कृषि को उद्योगों का दर्जा मिलता, हम अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजते। इस तरह की ढेर सारी योजनाएं थी जिन कारणों से भी वो नहीं लागू हो पाई। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो गई है, हम पूरे दुनिया में 6ठी अर्थव्यवस्था हो गए हैं और हम जो बुनियादी ढांचे में विकास कर रहे हैं उसके माध्यम से भी रोजगार बढ़ रहा है। और आज आप देखेंगे कि निर्यात बढ़ा है कई चीजों का, इलेक्ट्रॉनिक निर्यात बहुत ज्यादा बढ़ा है, केमिकल का निर्यात बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन बेरोजगारी भी तो बढ़ी है ना सिंह साहब? मैं वही बता रहा था सर जी, हमारे यहाँ जो हम बुनियादी ढांचे में विकास कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, जो सड़कें पुल पुलिया बन रही है, उससे रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। देखिए, केवल सरकारी रोजगार नहीं होता है। जब आप कोई सड़क बनाते हैं तो उसमें कोई गिट्टी सप्लाई करता है, कोई मिट्टी सप्लाई करता है, कोई बालू सप्लाई करता है, कोई उसमें एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करता है,
किसी के ट्रक लगते हैं, कोई बगल में चाय नहीं सिंह बेचना साहब, होता है, तो मैं हजारों सीधा तरह सीधा के ये समझना चाहता हूँ। देखिए, होते हैं। ये जो आंकड़े हम लोग दरअसल चर्चा कर रहे हैं, आम जनता को इतना समझ में नहीं आता डीपली। आम जनता सिंह साहब ये समझना चाहती है कि उसके लिए क्या राहत होगी, क्या उसको रोजगार मिलेगा, क्या जो महंगाई है वो कम हो पाएगी। सिंह साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास इस सवाल के साथ, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की संसद भवन में बैठक, और बैठक में आम बजट पर औपचारिक मोहर लग गई है और 11 बजे बजट पेश होगा। 11 बजे संसद में बजट पेश होगा। लगातार हम चर्चा बजट को लेकर भी कर रहे हैं। फिलहाल जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। निर्मला सीतारमण आज पेपरलेस बजट पेश करेंगी सुबह 11 बजे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक है फिलहाल वो खत्म हो गई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी इस वक्त की, और आम बजट पर औपचारिक मोहर लगी है, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है और उसके बाद ही बजट पेश होता है। तो 11 बजे अब ये बजट पेश होगा। ज्यादा वक्त नहीं बचा है और इसीलिए उम्मीदें बहुत से लोगों को हैं, बहुत से सेक्टर्स को हैं, और देखना होगा कि कितनी राहत इस बजट से आम जनता को मिल पाती है। फिलहाल जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक चल रही थी संसद भवन में, वो बैठक खत्म हो गई है। सिंह साहब, मैं आपके पास लौटता हूं, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। मेरा उसमें सवाल यह था कि आम जनता ये समझना चाहती है, ये जानना चाहती है कि बाकी चीजों से उसको मतलब हो ना हो, लेकिन दो चीजें उसके लिए बहुत मायने रखती है, महंगाई और रोजगार। इन दो चीजों के लिए आप क्या कोई राहत मिलने की उम्मीद है आज के इस बजट में? क्योंकि आंकड़ों में उलझना दरअसल जनता सिंह साहब नहीं चाहती है। वो ये चाहती है कि सरकार कम से कम उनको तो राहत दे, मध्यम वर्ग को राहत दे, एक आम जनता जिसको रोजमर्रा की चीजें खरीदनी पड़ती हैं उसको राहत मिले। देखिए शंकर जी, सरकार इस बात पे विचार कर रही है कि हम उत्पाद शुल्क को कम करके और डीजल पेट्रोल के दाम में कटौती करें, जिसके नाते महंगाई दर कम हो। और आप देखे होंगे कुछ दिनों से उस पर नियंत्रण पाया जा चुका है। और एमएसएमई सेक्टर से ग्रामीण इलाके में शहर के जो छोटे छोटे उद्योग हैं उसको बढ़ावा देकर भारत सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जा सके। तीसरा, कि जो हाउस लोन लिया जा रहा है उसको किसी तरह से और थोड़ा सा कम किया जाए, जिसके नाते जो है रियल सेक्टर का भी विकास हो। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से पूरी प्रयास कर रही है, सरकार पूरी प्रयास कर रही है कि हम रोजगार भी दें और हमारी अर्थव्यवस्था भी पटरी पर रहे। आप देखे होंगे कि दुनिया कोरोना जैसे भयानक महामारी से जूझ रहा था, उसके बाद भी जो है भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। तो वो हम जिम्मेदार तरीके से इस चीजों का निर्वहन किए होंगे तभी बढ़ी है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत जो भी रह गया है तो उस पर पूरा विचार किया जा रहा है, विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। और पुनः एक बार आपके माध्यम से भरोसा दिलाता हूँ कि आप देखेंगे आज का जो बजट आ रहा है वो बिल्कुल गांव, गरीब, किसान और कम आमदनी के लोग जो हैं उनको राहत देने के लिए बिल्कुल समुचित और विकासवादी बजट होगा। एक सवाल का जवाब आपने दिया नहीं सिंह साहब। मैंने सवाल पूछा था कि किसानों की आय 2022 में क्या दुगनी होगी, आप इसका जवाब दें, फिर मैं अक्षांश के पास जाऊंगा। देखिए शंकर जी, किसानों की पे आपने चर्चा किया तो मैंने बताया कि भारत सरकार ने ढेर सारी ऐसी योजनाएं ले आई हैं जिससे किसानों की आय बढ़ी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट करके और तमाम मंडियों में छूट देकर किसानों की आय को बढ़ाने का कार्य किया गया है। और जो उनको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, खाद बीज, उसके द्वारा भी किसानों की आय बढ़ाई गई है। मृदा परीक्षण के द्वारा भी बढ़ाई गई है। और जो अभी किसानों के लिए जो बिल ले आया गया था, चाहे जिन कारणों से मैं दोबारा कह रहा हूँ वो नहीं लागू हो पाया, तो उसमें सरकार यही प्रयास की थी कि किसानों की आय बढ़े। और हम अभी आपको भरोसा दिला रहे हैं कि हम वो सारी योजना लेके आएंगे, क्योंकि जो हमारी सरकार वो किसानों के प्रति जवाबदेह है और वो ऐसे सारे कदम उठाएगी जिससे किसानों की आय बढ़े। ठीक है, अक्षांश मंत्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे सिंह साहब की बातों? भरोसा हो रहा है आप लोगों को? मैं काफी देर से सभी लोगों की बात सुन रहा था जी। मेरी केवल 3 बात है, जो 3 बिंदुओं पर मैं अपनी बात करता हूँ जी। सबसे पहली बात यह है कि सभी लोगों ने इस चीज की बात की, कोरोना काल की भी बात की, जितने भी हमारे विद्वान लोग इस चर्चा में शामिल हैं। और सभी लोगों ने बताया कि कोरोना के दौरान इस जीडीपी, सभी देशों की जीडीपी जहां ध्वस्त हो गई थी, लेकिन हमारे देश की जीडीपी तब भी मेंटेन रही। उसका सबसे बड़ा कारण हमारे देश का किसान था। पहली बात। दूसरी बात, आज
हम बहुत ढेर सारी बातें घुमाना फिराना, हमने ये किया तुमने वो किया, मैं इस पर बात नहीं करने यहाँ आया हूँ, ना जोड़ने तोड़ने और ऊंचे नीचे की बातें करने नहीं आया। मैं 3 बिंदुओं पर बात करने आया हूँ। अगर ये देश का बजट, जिस किसान परिवार जिसकी देश में 70% से अधिक आबादी है, एक बड़ा मतलब अगर कहें एक बड़ा अनुपात वाला वर्ग है किसान जी, और लगातार 1 वर्ष में अभी जिन जिन बिंदुओं को लेकर के आंदोलन चल रहे थे कि उस पर भी अगर हटा दिया जाए तो 3 जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस अगर 3 बिंदुओं पर कार्य कर लिया जाएगा तो किसानों की बेहतरी को बढ़िया से बेहतर किया जा सकता है। जिसमें सबसे पहला, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा लगातार डिजिटल इंडिया की बात करते हैं जी, हम भी कहते हैं कि हमको डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दिया जाए। जैसे आज 10-10 वर्ष का हमारे गन्ना किसानों का कई बार 5 वर्ष अलग अलग जगहों पे अलग अलग मतलब लोगों का बकाया बाकी है। ऐसा चाहते हैं इधर हमारा गन्ना दिया जाए और तत्काल जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया कैंपेन से हमारे किसान भाइयों को जोड़ दिया जाए। पहली बात, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही पूर्व में कहा था 2022 में डबल मतलब हम लोगों की आय हो जाएगी, ठीक है, और बहुत ढेर सारा कार्य करने की जरूरत नहीं है। अगर देश के किसानों की स्थिति का हम नहीं चाहते हैं कि आप हम चाहते हैं कि बहुत ढेर सारे टाइप के कर्ज न दिए जाएं, हमको बहुत ढेर सारी सब्सिडी न दी जाए, हमको हमारे आय की जो व्यवस्था है, हमारी जो हमारा मूल्य है, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय तो उन्होंने भी बहुत बढ़िया बातें कही जी, कि मतलब किसानों को किस प्रकार से उत्थान करने में कौन कौन से कारक कार्य करें, उन कारकों में जो किसानों के जीवन को, किसान परिवार के बच्चों को, और आज भी अगर अंदाज कर लिया जाए उसकी जो पूरे साल की अगर केवल लेबर कॉस्ट निकाल ली जाए उसके बाद भी नहीं, उस चीज पर वो पूरा नहीं पड़ पा रहा। अगर यही बात जो लगातार एमएसपी की बात हो रही थी जी, एमएसपी की जो लड़ाई आज भी जारी है, एमएसपी की यही बात लगातार की जा रही थी कि अगर चलिए देश का पहला उत्पादन वाली चीज अन्न है, जिसमें जोतेगा किसान, बोएगा किसान, सब करेगा किसान, लेकिन रेट तय करती है सरकार। चलिए वो व्यवस्था ठीक है, उस पर भी कोई नहीं। अगर वो माचिस भी कोई देश के अंदर बनाता है ना तो उसका रेट तय करता हूँ माचिस वाला, लेकिन हमको ये अधिकार नहीं है। खैर वो बात नहीं, हम केवल ये बात लगातार कह रहे थे कि हमारे द्वारा जो उत्पादन की हुई चीज है, जो आपके द्वारा इस उत्पादन व्यवस्था का जो रेट आपके द्वारा निर्धारित किया गया, उस रेट को तो भैया कम से कम हमको दे दो। उस रेट को जिसको आप लोग समर्थन मूल्य का नाम दे रहे हैं, हम आप कह रहे हैं हमने बोया, हमने जंगल में लड़े, लड़ाई है, खेती हमने की, किसानी हमने की, रात भर जगे, हम व्यवस्था की, हमने सब कुछ की हमने, लेकिन उसके बाद रेट तय किया तुमने, और उस रेट तय किए तुमने में वही जो रेट आपने तय किया वो रेट तो कम से कम हमको दे दो। उस रेट की लड़ाई पर हम लोग बात कर रहे हैं। और अगर देख लिया जाए, बड़ी बड़ी बातें न की जाए, जमीन पर हकीकत पर यदि बात की जाए तो मैं पूछना चाहता हूं, जो व्यक्तिगत किसान है और जिसके पास केवल उस उत्पादन की हुई वस्तु के अलावा कोई भी भरण पोषण की व्यवस्था नहीं है, उसी उत्पादन की हुई वस्तु से उसकी अपनी माँ की, बुजुर्ग माँ की दवा लानी है, उसी उत्पादन की हुई वस्तु से, जिसको अनाज कहते हैं, उसी उत्पादन की हुई वस्तु से अपने बच्चे को पढ़ाई पढ़ानी है, अपनी बेटी का विवाह करना है, अपनी पत्नी के लिए कपड़े लाना है। अपना तो फटे कपड़े में, चूंकि सभी लोग चाहते हैं कि किसान, वहां जब आंदोलन चल रहा था तो लोग कहते थे देखो ये तो गाड़ियों में घूम रहे हैं, किसान हो सकते हैं। मतलब लोगों की जो सामंतवादी विचारधारा के जो ये है सामंतवादी लोग, जिन सामंतवादी विचारधारा के लोगों की आज भी सोच यही थी कि अगर किसान का लड़का, अगर वो अच्छे कपड़े पहन रहा है, वो किसान का लड़का नहीं हो सकता है। इस सोच को बदलने के लिए मेन कार्य करने की आवश्यकता है, और देश के किसानों की मतलब उनको ग्रोथ लेवल को बढ़ाने की आवश्यकता है। कर्ज देने की आवश्यकता नहीं है, कर्ज उस चीजों में देने की आवश्यकता है जिन चीजों में वो प्रमोट कर रहा हो,
हमको हर चीज में कर्ज की आदत की आवश्यकता नहीं है। सिंह साहब, ये हमारी दो जो पॉइंट्स उठाए हैं, वस्तु है फिर मैं राजन जी उसका के पास जाऊं, ये जवाब ले लेता हूं आपसे। अक्षांश पंडित जी ने उठाए। एक तो उन्होंने कहा कि गन्ना भुगतान को लेकर देखिए लगातार ये मसला उठता रहा है उत्तर प्रदेश में, बाकी राज्यों में। दूसरा, एमएसपी की जो लड़ाई है वो खत्म नहीं हुई है। वो कह रहे हैं कि जो रेट भाई आपने तय किया कम से कम वो तो दे दीजिए आप लोग, उसकी लड़ाई कब खत्म होगी? किसान आज भी उसके लिए जूझ रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, सड़कों पर आ रहा है। जल्दी से देखिए शंकर जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने उठाया। और आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने मूल्य का भुगतान हुआ, और जो 10,000 करोड़ पिछली सरकारें छोड़ के गई थी उसका भी हमने भुगतान किया। 1.5 लाख करोड़ गन्ने मूल्य का भुगतान किया गया। ऐसा नहीं है कि, और किसानों के ही हित के लिए जो चीनी मिलें बंद हो गई थी, हमने 20 चीनी मिलों की क्षमताओं में वृद्धि किया, 4 नई चीनी मिलें चलाई और 24 घंटे बिजली देने का काम किया ताकि डीजल से वो उनको न चलाना पड़े, क्योंकि डीजल की कीमत ज्यादा थी। और अभी हमने उनके बिल को भी माफ करने का काम किया। आपसे लीजिए, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अभी भी जो है हमारी सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। खरीदारी भी आप देख रहे होंगे। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जितना आप जो आंकड़े दे रहे हैं ना उत्तर प्रदेश पार्टी के, सिंह साहब, वो पूरे सच नहीं है। बिजली की कीमत पूरे देश में सबसे ज्यादा, अगर बिजली की कीमत कोई हमारे यहाँ है, हम यही तो कह रहे हैं। आप देखिए, आप खरीदारी पे आ जाइए। जो पहले की सरकारें थी वो जितनी खरीदारी नहीं करती थी, उससे ज्यादा खरीदारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने किया है। और आदरणीय अभी देखे होंगे गृह मंत्री साहब ने कहा कि अब अगर गन्ने मूल्य के भुगतान में विलम्ब हो जाता है तो मैं लिखित तौर पे, मौखिक तौर भी ब्याज होगा उसको भी देने का काम करेंगे। हम पूरे पारदर्शी तरीके से आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपका गन्ना गिरने के 15 दिन के अंदर ही हम भुगतान कर देंगे। और हमने किया है। आप देखिए 10-10 हजार करोड़ किसका बकाया था, वो हमारे सरकार का नहीं था, हमने उसको देने का काम किया। उसके बाद भी हमने 1.5 लाख करोड़ गन्ने मूल्य का भुगतान किया। और आप देखे होंगे आज चाहे धान की खरीदारी सबसे ज्यादा देश में हुई, प्रदेश में हुई, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुई। गेहूं की सबसे ज्यादा खरीदारी अगर कहीं पे हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई। चले ठीक है, ये मुद्दे हैं दरअसल सिंह साहब। ये खाद पहुंचनी चाहिए थी। मैं कहता हूँ, एक एग्जांपल बताओ, कह रहा हूँ कि जिस जिले में खाद की आवश्यकता 100 ट्रक थी, पहले तो वहां 70 ट्रक खाद पहुंची। उसके बाद इतना डिसमैनेजमेंट था कि खाद बिल्कुल जैसे सोने का, जैसे वहां सोनार की दुकान में सोना रखा होता है, उस तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से जिस किसान को एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2 एकड़ के किसान को यदि 10 बोरी, मैं एक उदाहरणार्थ बात कर रहा हूँ कि अगर 10 बोरी खाद की आवश्यकता थी तो वहाँ 3 बोरी 4 बोरी, और वो 3 बोरी 4 बोरी चल रही है। पूरे देश में कहीं खाद की किल्लत नहीं हुई थी। इस वर्ष थोड़ी बहुत किल्लत हुई। आप देखिए, आप किसान भाई हैं, हमारे भाई हैं, हमारे अग्रज हैं। मैं कह रहा हूँ 8 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 5 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रिपोर्टिंग के बाद कहीं भी किसानों को चले बिश साहब को जोड़ लेते हैं राजन जी। लेकिन इस बार अगर थोड़ी सी दिक्कत हुई थी तो आप देखे होंगे बहुत जल्दी उसको हल कर दिया गया था। कहीं इस तरह की दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों को रोक रहा हूं मैं। राजन बिशी, मैं आपसे समझना चाहता हूं अर्थव्यवस्था को लेकर। अब फिलहाल जो हमने तस्वीर देखी कोरोना काल के बाद, क्या लगता है आपको किस तरह से उसमें मजबूती आएगी और कितनी मजबूती की उम्मीद आप लगा रहे हैं? और रोजगार को लेकर क्या आप मानते हैं कि कैसे रोजगार के नए सृजन हम पैदा करेंगे, नए अवसर पैदा कर सकते हैं? क्योंकि ये 2 बड़े मुद्दे हैं सर देश में अभी भी। शंकर जी, अगर आप देखें तो जो इस समय सेक्टर जो है इसमें बहुत अच्छा करने की कगार पे हैं, और जो जिनमें स्पीड जो है स्पीड अप हो रहे हैं, वो एक बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर। और रियल एस्टेट सेक्टर में अगर आप ये देखें कि काफी दिनों बाद, करीबन ऑलमोस्ट 8-9 साल बाद उसमें कुछ जो है तेजी देखने को मिली है। और रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसमें बहुत कुछ, काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें, जो है आपकी सीमेंट कंपनीज, स्टील कंपनीज, मजदूर, मतलब वो काफी सारे लोगों को रोजगार पैदा करता है। तो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत सारे इंसेंटिव देने की जरूरत है और उसको रेगुलेट करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर दूसरा जो है होम लोन जो लोग लेते हैं, और अभी तक उनको करीबन 1.5 लाख रुपए जो है उनको प्रिंसिपल में और 2 लाख रुपए इंटरेस्ट में उनको छूट मिलती है। गवर्नमेंट उसको बढ़ा सकती है। इवन जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है उसमें भी 2 लाख एडिशनल जो देते हैं, उसको भी अगर वो थोड़ा सा बढ़ाएं तो लोगों के पास क्या है कि घर खरीदेंगे। जब
घर खरीदेंगे तो नेचुरली घर ज्यादा बनेंगे और काफी सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और उसमें टैक्स इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे फाइनल जो चीज है कि आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना है। जो भी फूड इन्फ्लेशन है या आपका जो जितने भी जो है और इन्फ्लेशन है उनको कंट्रोल में रखना है। लेकिन अभी जो है जो कुछ प्रॉब्लम है, जैसे क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो अगर क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो हमारी क्योंकि ज्यादातर हमारा जो पैसा जो है फॉरेन एक्सचेंज क्रूड ऑयल में लगता है, उसका भी इम्पैक्ट आता है और वो सारे सेक्टर्स में जो है महंगाई को बढ़ाता है। तो क्रूड ऑयल की जगह अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल और इस तरह के व्हीकल में अगर हम छूट देते हैं, उसमें जीएसटी में हम जो उसका जीएसटी कम करते हैं, उसकी प्राइस कम करते हैं, तो धीरे धीरे करके हम लोग जो है उसमें शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में और हमारी जो है डिपेंडेंसी जो है फॉसिल फ्यूल्स में जो है से कम होगी और हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। फिर जो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, उन पे काम करें। तो जिससे जो है क्या कहते हैं, जो गांव का किसान है अगर वो रिन्यूएबल की बात करता है, रिन्यूएबल एनर्जी से कुछ अपना काम करना चाहता है, तो उस पे जो है उसके जैसे बताया कि इलेक्ट्रिसिटी के दाम कम होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के दाम कम होंगे तो उनके पास ज्यादा पैसा आएगा और वो ज्यादा खर्च कर सकते हैं। चलिए अरविंद जी, मैं आपके पास आता हूं। सर, इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं, और क्या मांग आप चल रहे हैं सर कि कब तक इस लक्ष्य को हम लोग हासिल कर पाएंगे, फिलहाल मौजूदा जो परिस्थिति आप देख रहे हैं? दूसरा सवाल मेरा एफडीआई को लेकर है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जब तक कोविड-19 वैश्विक महामारी का संकट काल रहेगा, इसके नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, तब तक हम आर्थिक रूप से किसी भी लक्ष्य को जो हमने तय किया है उसको पूरा करने में हम 100% सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि बहुत छोटी इकाई के रूप में मैं अपने परिवार के बजट को निरंतर कम कर रहा हूँ, सीमित कर रहा हूँ। बहुत सी ऐसी जरूरतें होती थी जिनको हम सुविधा के रूप में भी मानते हैं, तो हम उसको नहीं पूरा कर रहे हैं, हम अपने खर्चों में कटौती कर रहे हैं। तो मैं अपनी सरकार को भी ये छूट देता हूँ कि वो अपने अनावश्यक खर्चों को रोके और देश के हित का काम करे। एक बहुत अनिवार्य चीज है कि अभी तो बजट पेश हो जाएगा, तय हो चुका, लेकिन मेरी इच्छा थी कि देश के जो भी निर्बल वर्ग हैं उनको अनाज जो है मुफ्त मिलता रहे, कम से कम पेट भर खाना की व्यवस्था। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की होती थी, गांव के हम लोग हैं, हम अपने किसी पड़ोसी को भूखा नहीं रहने देते थे। नाराजगी भी होती थी तो किसी न किसी बहाने उसका पेट पलता था जी। मंदिर में, गुरुद्वारा में, सारे जगह लंगर चलता है, वो व्यवस्था होती थी। इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को गवर्नमेंट ने उठाया है, विभिन्न गवर्नमेंटों ने उठाया है, इसके लिए उनका धन्यवाद। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पैसा आता है वो कॉर्पोरेट से आएगा और टैक्सेस से आएगा। तो टैक्सेस में रिबेट और कॉर्पोरेट को मजबूती, ये भी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि हम से मदद ले रहे हैं निर्बल वर्ग के लिए, जरूरतमंद के लिए, तो उसको भी हमको सहूलियत देनी पड़ेगी। और रही बात हमारी किसान की और कृषि की, किसान परिवार अब केवल अन्न नहीं उपजा रहा है, हम नौकरी में भी हैं, हम अभिनय के क्षेत्र में भी हैं, हम मिलिट्री में भी हैं, हम रोजगार में भी हैं। तो किसान की वास्तविक समृद्धि तभी होगी जब हमारे सारे सेक्टर मजबूत होंगे। और हम स्वर्गीय छोटू राम जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह इस बात को भूले नहीं है कि हमको किसान पर भी नजर रखनी है, तो हमको देश के संविधान पर भी नजर रखी, व्यवस्था पर भी रखनी है। और अभी मैं थोड़ा सा हल्का सा विषय से अलग हूँगा। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह को हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए छोटे राज्यों के गठन की वकालत की थी। हरित प्रदेश बने, रुहेलखंड बने, बुंदेलखंड बने, अवध बने, पूर्वांचल बने। आज कैसे इस अच्छी मांग को, किसान नेता चौधरी अजीत सिंह की मांग को राष्ट्रीय लोकदल भूला बैठा है। सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए आप अपने पुरखों की वाजिब मांग को कैसे भूल सकते हैं? कानून व्यवस्था और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों छोटे राज्यों की वकालत के पसदार है। लगातार दोनों सरकारों ने किया है। अभी जम्मू कश्मीर का भी छोटे राज्यों में गठन अमित शाह जी ने किया और ठोक बजा के किया, देश ने सराहना की। तो ठीक है सर, 1 मिनट में रोक रहा हूं आपको, अपनी बात आप कंटिन्यू करिएगा। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे हैं, ये एक बड़ी खबर है और अच्छी खबर भी कही जा सकती है। एटीएफ के दामों में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी, और इसके बाद अब ये एक राहत देने वाली खबर जरूर है। विमानों का जो ईंधन है 8.5% दरअसल इसमें महंगाई हुई है, और इसके अलावा बजट से पहले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है। ये अच्छी खबर कुल मिलाकर, जो कि उम्मीद भी हम लगा रहे थे कि क्या हो सकता है। और फिलहाल जो दाम हैं वो घटे हैं, एलपीजी सिलेंडर के दामों में कमी आई है।
अरविंद जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। सर, एक अच्छी खबर भी आ गई है, सिलेंडर के दामों में कमी देखने को मिल रही है बजट से पहले। ये खबर अपने दर्शकों को हमने बता दी है। फिलहाल आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। इसी पर एक कमेंट आपका इस पर भी चाहूंगा सर मैं। ये केंद्रीय बजट में हमारे लिए राहत की बात है। ये केवल राहत की बात है, बहुत स्पष्ट। ये हमारी आर्थिक समृद्धि का सूचक नहीं है, ये हमारी व्यवस्था को पोषक करने का, उस शक्ति, समृद्ध से शक्ति तक जाने का भारतीय जनता पार्टी के उस संकल्प की बात नहीं है। ये उसके बीच में राहत की बात है। हम मुसीबत में हैं, हमारे निर्बल वर्ग को अच्छा खाना मिले, हमारे मध्यम वर्ग को रसोई गैस सिलेंडर हो, ये हमारे लिए राहत की बात है। इसके लिए धन्यवाद। लेकिन हम समृद्ध कैसे होंगे, इसके लिए हमको अपने नौजवानों को श्रम से जोड़ना पड़ेगा। हमको लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रदाता से बाबू बनने की दौड़ से हटना पड़ेगा। हमको कृषि में पशुपालन और छोटे छोटे उद्योग, पावर लूम कैसे मजबूत हो, हमारा पैकेजिंग, दाल, और हम कैसे, अब भंडारण जब तक हम नहीं सीखेंगे, पशुपालन को अगर हम अपना लें फिर से अपनी सनातन की ग्राम्य व्यवस्था को, तो हमको यूरिया डीएपी की तरफ मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हमको नाइट्रोजन फास्फोरस अपने गौवंश से मिलेगा। हम ट्रैक्टर के जुताई में जो लघु और मध्यम सूक्ष्म किसान है, उनको तो ट्रैक्टर की जरूरत ही नहीं है, बैलों से खेती होगी और खाद मिलेगा। ये कैसे समझाएंगे? सोशल रिफॉर्म की जिम्मेदारी किसान यूनियन के नेताओं को अपनानी चाहिए। ठीक सर। हर चीज का हम मशीनीकरण कर देंगे तो हम खाली बैठ करके क्या करेंगे? हम खाली बैठ करके केवल नुक्ताचीनी करेंगे। तो हम अपने खेतों से जुड़े रहें, हम पशुपालन से जुड़े रहें, हम अपने कृषि उत्पादों का भंडारण करना सीख जाएं और भंडारण के बाद हम बिक्री करें। सरकारों से हम मना करें नहीं, हम अनाज अपना इतने में बेचेंगे, हमारे पास भंडारण की व्यवस्था है, हम सस्ते में नहीं बेचेंगे। हम क्यों किसान कब तक एमएसपी मांगेगा? हमको भंडारण के लिए शीतगृह चाहिए। शीतगृह की व्यवस्था सब्सिडी पर, कॉर्पोरेट में जब हमारा एग्रीकल्चर आ जाएगा तो हमारे नौजवान जो कंपनियां बनाएंगे, हम मांगेंगे कि हमको अपने गांव में, अपने तालुके में, अपने जिले में शीतगृह खोलने के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे सुझाव सर आप दे रहे हैं और वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन इस दिलचस्प चर्चा को हम आगे बढ़ाते। बहुत अच्छा पैनल हमारे साथ आज जुड़ा हुआ भी था, क्योंकि बहुत उम्मीद है बहुत से सेक्टर को, और इसीलिए हमने बहुत ज्यादा आज पॉलिटिकल डिबेट इसको नहीं रखा, क्योंकि हम ये दरअसल समझना चाहते थे कि बजट से क्या उम्मीद है आम जनता को और क्या होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षांश जी आप जुड़े, सिंह साहब आप जुड़े, और राजेंद्र सिंह जी आपने बहुत अच्छी बातें बताई आर्थिक सलाहकार के तौर पर, और अरविंद द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ। चारों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए, समय निकालने के लिए। फिलहाल बजट पेश होगा और उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि